गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बालेश्वर सर आप लोगों के बीच में मैं पिछले सीरीज में आज हम दूसरा सीरीज शुरू करेंगे। तो पिछले सीरीज में जैसे लोकतंत्र व्यवहार में हम 10 वर्ग से जो मैं शुरू किया था लोकतंत्र व्यवहार में, तो लोकतंत्र व्यवहार में आखिर में जो होता है कि लोकतंत्र व्यवहार में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बाद आज हम जिक्र करेंगे। उसके बाद क्या सीरीज 2 में कि सामाजिक भिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर होते हैं, सामाजिक भिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर होते हैं। इसके बाद हम जिक्र करेंगे कि सामाजिक विभाजन के कुछ प्रमुख निर्धारक तत्व होते हैं, वह निर्धारक तत्व क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे के अभिप्राय कैसे होते हैं, क्या राजनीति जो होता है जाति पे हावी होता है कि जाति राजनीति पे हावी होता है। तो आज के दौर में बहुत बातें आप लोग देख भी रहे हैं, आपके समझने की बातें हैं और आपके आसपास से घटित कुछ घटनाएं भी हो रही है जिसको आप देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस तरह की बातें क्या क्या होती है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको याद करने की कहीं ज़रूरत नहीं होगा। एक बार आप इस पर ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बात हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ शुरू करने से पहले कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियोस, क्योंकि सीरीज बाय सीरीज इसको हम करते चलेंगे और हर आने वाले वीडियो से आप जुड़े रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन का माध्यम से एक तरह का आपको सूचना मिल जाएगा और सूचना के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अगला वीडियो मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये बात आता है कि सामाजिक भिन्नता और सामाजिक विभाजन में जो अंतर आता है वह किस तरह का अंतर आता है। सामाजिक भिन्नता क्या है और सामाजिक विभाजन क्या है, दोनों बातें अलग अलग हो जाती है। यहाँ देखने के लिए सामाजिक एक भिन्नता हो जाता है, दूसरा एक सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो सामाजिक भिन्नता और सामाजिक विभाजन में किस प्रकार के अंतर होते हैं, तो आमतौर पर हम देखते हैं या हम लोग ये पाते हैं कि सामाजिक भिन्नता ही सामाजिक विभाजन का आधार होता है। लेकिन ऐसा सोचना उचित नहीं है। अगर ऐसा बात हम सोच लेते हैं तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है। अलग अलग समुदाय में हम देखें तो वहाँ का विचार अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन उनके हित भी समान हो सकते हैं। हित अगर देखा जाए तो उसके हित भी क्या हो सकते हैं कि समान हो सकते हैं। जैसे एक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की अगर हम जाति की बात करें, धर्म इत्यादि अलग अलग भले ही क्यों न हो, लेकिन जैसे ही वो एक हित की बात आती है तो वो व्यवसायिक हित में वो एक साथ जुड़ जाते हैं। उनका जाति धर्म सब कुछ वहाँ समाप्त हो जाता है और व्यवसाय एकमात्र हित बच जाता है, और इस तरह से वो व्यवसाय में अपना लाभ अर्जित करने के लिए वे एकमात्र उद्देश्य वाले हो जाते हैं। इस तरह से मुंबई में आप देखेंगे कि मुंबई का एक पुराना बात है, जैसे मैं पिछले बार भी जिक्र किया हुआ था इस बात का कि मराठियों की हिंसा हुए शिकार के लोग अलग अलग जाति धर्म इत्यादि के तो थे और अलग अलग जाति धर्म इत्यादि के थे, लेकिन क्षेत्रीयता के आधार पर उनका हित समान था और इसके साथ वे सभी उत्तर भारत के नागरिक थे। उनके और उत्तर भारत के नागरिक होने के साथ उनके हित भी समान थे। वे अपने अपने पेशा में संलग्न थे। इस तरह के सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। सामाजिक विविधता जो होता है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि संदर्भ में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक विभिन्नता में सामाजिक भेदभाव की मान्यता अवश्य पनपती है, लेकिन यह भिन्नता उद्देश्य की समानता के कारण सामाजिक भेदभाव का कारण नहीं बन पाता है। जैसे धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी इत्यादि की हम बात करते हैं, अलग अलग धर्म वालों की बात करते हैं, तो यहाँ पे यह समुदायों में विभक्त न होकर एकजुट हो। और लेकिन क्षेत्रीयता आधार पर अगर हम कह सकते हैं कि इसमें भिन्नता संभव तो होता ही है। क्षेत्रीयता के आधार पर देखा जाए तो इसमें भिन्नता निश्चित संभव होता है। ऑस्ट्रेलिया में हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में क्या हुआ था कि भारतीय छात्रों पर एक घातक हमला हुआ, और उस घातक हमले पर संभवतः वे भारत के अलग अलग समुदाय के भले ही रहे हों, क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर रहने वाले लोग जो थे एक धर्म एक समुदाय के तो होंगे नहीं, अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग थे, वहाँ उनके हित समान थे। अतः वे समान रूप से कुछ ऑस्ट्रेलियाई उपद्रवियों के क्या हो गए कि सभी के सभी शिकार हो गए, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, कहीं के भी हों,
लेकिन भारत के नागरिक होने के कारण वे सब एक साथ शिकार हुए। इसी तरह से एक ही व्यक्ति एक ही साथ किसी समाज में अलग अलग समूहों का सदस्य हो सकता है, और प्रत्येक संदर्भ में व्यक्ति की अपनी अलग एक पहचान होती है, और उस अलग पहचान में जैसे धर्म हो गया, भाषा हो गया इत्यादि के रूप में एक ही व्यक्ति अलग अलग पहचान के हो जाते हैं। सामाजिक विभाजन में अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक विभाजन और सामाजिक भिन्नता में बहुत अंतर देखा जाता है, और सामाजिक विभाजन की स्थिति उस समय खासकर उत्पन्न होती है जब कुछ सामाजिक अंतर उनके विभिन्नताओं के ऊपर हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि सवर्ण जाति और दलित जाति के मध्य में जो अंतर देखने के लिए मिलता है कि स्वर्ण जाति और दलित जाति में अंतर है, यह एक सामाजिक विभिन्नता का उदाहरण हम समझ सकते हैं। यह सामाजिक विभिन्नता का अंतर है। समस्त भारत में दलित सामान्यतया गरीब है, वंचित है एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, जबकि सवर्ण संपन्न एवं सुविधा युक्त है। अगर हम स्वर्ण की देखें तो वे सुविधा युक्त है और काफ़ी संपन्न स्थिति में है। इस प्रकार एक खास प्रकार की सामाजिक अंतर जब अन्य अंतरों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, तो हम यहाँ ध्यान देते हैं कि आम लोग इस भावना से ग्रसित हो जाते हैं, और जब आम लोग इस भावना से ग्रसित होते हैं वे एक दूसरे समुदाय के हैं, और तो सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। वैसे स्थिति में अमेरिका में अगर हम श्वेत और अश्वेत की बात करें तो इसमें अंतर सामाजिक विभाजन का एक उदाहरण बन जाता है। और जब यह सामाजिक विभाजन का उदाहरण बनता है, इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय जान पड़ता है कि किसी खास मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं, जबकि अन्य मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण में विभिन्नता देखी जा सकती है। जैसे भारतीय दलित अन्य मुद्दों पर समान हित रखते हुए भी सामाजिक मुद्दों पर भिन्न दृष्टिकोण रख सकते हैं अथवा नहीं भी रख सकते हैं। इस प्रकार का अंतर अथवा तनाव हम सिर्फ भारत में ही नहीं पाते हैं, बल्कि भारत के साथ हम देखते हैं कि विश्व के कई राज्यों में लगभग ऐसी स्थिति कायम है। ऐसी स्थिति कायम है जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि आयरलैंड और नीदरलैंड की बात करिए कि आयरलैंड और नीदरलैंड को हम उदाहरण में ले सकते हैं। ये दोनों ईसाई बहुल देश हैं। ईसाई समुदाय के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक दो खेमों में वहाँ बटे हुए हैं। प्रोटेस्ट के रूप में और कैथोलिक के रूप में दो खेमों में बटे हैं। ये दोनों ईसाई बहुल देश हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समूह, जो कैथोलिक धार्मिक समूह गरीब हैं और दीर्घकाल तक वह शोषण के शिकार होते रहे हैं। किसके शिकार होते रहे? तो जो दोनों गुटों में जैसे सामाजिक विभाजन हम देखें अभी कि उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक धार्मिक समूह है और धार्मिक समूह का जो ग्रुप है वह काफ़ी गरीब स्थिति में है और दीर्घकाल तक वह शिकार होते रहे हैं शोषण के। अतः धार्मिक आधार पर एवं वर्ग के रूप में उनमें पूर्ण एकता कायम है। इससे भिन्न स्थिति के रूप में अगर नीदरलैंड की है, जहाँ कैथोलिक एवं प्रोटेस्ट है दोनों धार्मिक स्थिति में समान रूपों में अंतर और गरीब जो है वहाँ गरीबी वहाँ पे कायम है। अतः उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक एवं प्रोटेस्ट के बीच हमेशा संघर्ष होते हुए नजर आता है, जबकि नीदरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं होती है। यहाँ देख रहे हैं दोनों देश की बात अलग अलग हो जा रही है कि नीदरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ धर्म एवं वर्ग के मध्य कोई मेल नहीं होता है। इस प्रकार की सामाजिक विविधता किसी न किसी रूप में विश्व के प्रत्येक देश में देखने के लिए हमें निश्चित रूप से मिलते रहता है। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में हम संघर्ष एवं सामंजस्य की ओर अगर हम देखें तो चलती रहती है। इन्हीं दोनों के मध्य में, इस मध्य की स्थिति में अगर हम देखते हैं कि सामंजस्य स्थापित कर नीतियों का निर्धारण होता है। कभी कभी तो संघर्ष का दौर काफ़ी समय तक चलते ही रह जाता है, और तो और दीर्घकाल संघर्ष के बाद इस समायोजित ढंग से नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे भारत में हम बात करें तो भारत में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए गठित जो एक संगठन बना हुआ था, गठित एक प्रारूप था, वो प्रारूप जैसे काका कालेलकर आयोग से लेकर कालेलकर आयोग से अगर हम बात करें तो उस दौर से लेकर और मंडल आयोग तक के इतिहास का हम एक दृष्टि डाल सकते हैं।
और उस दृष्टि में हम यह देख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष एवं अंततः नीतिगत निर्णय इस के एक ज्वलंत उदाहरण हमें सामने प्रकट होते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप में प्रभावित करने वाले इस तरह से कई कारक सामने आते हैं। यही बात विश्व के कुछ अन्य देशों में देखने को मिलता है। अब इस तरह से हम बात करते हैं, फिर जैसे हम दूसरे खंड पे आते हैं कि दूसरे खंड में जैसे सामाजिक विभाजन के निर्धारक जो प्रमुख तत्व हैं, तो निर्धारक प्रमुख तत्वों में हम जब जिक्र करेंगे तो यहाँ पे जैसे सामाजिक विभाजन की हम ऐसे लिख सकते हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीतिक मूलतः 3 तत्वों पर निर्भर करती है। ये 3 तत्व कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला तत्व होता है राष्ट्रीय पहचान। सामाजिक विभाजन का जो निर्धारण है वह 3 तत्वों पर निर्भर है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? राष्ट्रीय पहचान। तो राष्ट्रीय पहचान को हम समझेंगे कि राष्ट्रीय पहचान क्या होती है। तो राष्ट्रीय पहचान में जैसे हम देखेंगे कि प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय अथवा स्थानीय चेतना भी होती है। राष्ट्रीय चेतना तो होती ही है, लेकिन उपराष्ट्रीय चेतना भी होती है, स्थानीय चेतना भी होती है। इनमें से कोई एक चेतना यदि अन्य चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगता है तो सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और जब सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी फिर महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र के लोग मुंबई को मराठियों का, बंगाल के लोग बंगालियों का, तमिलनाडु के लोग तमिलों का ही मानते रहेंगे। अगर इस तरह की बातें आते रहेगी तो तब तक देश की एकता और अखंडता का खतरा कायम रहेगा। अगर ऐसी बात आते रहेगी तो देश में देश की जो एकता है, देश की अखंडता है, इसका खतरा हमेशा कायम रहेगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की समस्त चेतनाएं उनकी अपनी मर्यादा के अंतर्गत ही रहे, और जब मर्यादा के अंतर्गत रहेगा तो वे एक दूसरे के मामले और एक दूसरे के मामलों के लिए, अगर हम यहाँ देखते हैं कि एक दूसरे के मामले में वे दखल देते रहेंगे, और जब दखल देंगे तो भारत के लोगों को सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानना जरूरी है। अगर भारत के लोग सर्वप्रथम अपने को भारतीय नहीं समझे तो समझिए कि यह स्थिति हमेशा के लिए कायम रहेगी। बहुत हद तक ऐसा मानते हैं, और इसी से देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सकती है। हमारे सक्षम बेल्जियम का एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैसे बेल्जियम में आप देखिएगा कि वहाँ के लोग अपने को बेल्जियम ही मानते हैं, भले ही वे डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन भाषा भाषी क्यों न हो। इस प्रकार का राष्ट्रीय चेतना से ही हमारी पहचान बन पाएगी, या हमारी पहचान बन पाती है। अब इस विभाजन के निर्धारक तत्वों में हम दूसरी बातों पर ध्यान देंगे कि दूसरी बातें क्या है आपकी, कि क्षेत्रीयता की मांग संबंधी राजनीतिक दलों का एक दृष्टिकोण आता है। तो राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण क्षेत्रीयता के मांग संबंधी कैसा आता है, जिसमें हम देखेंगे कि सामाजिक विभाजन का दूसरा प्रमुख तत्व के रूप में किसी समुदाय अथवा क्षेत्र विशेष के संदर्भ में राजनीतिक दल का दृष्टिकोण माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक दल किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांग अगर हम देखते हैं तो मांग को इस प्रकार उठाते हैं जिससे उसे क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदायों की मांगों को आघात नहीं पहुंचे और उसे स्वीकार कर लेना आसान होता है। अब हम बात करें 1970 ईस्वी की, तो 1970 वाली दशक तक भारत के क्षेत्रीयता के कारण यदा कदा कठिनाइयाँ सामने आते रही या देखने के लिए मिली, लेकिन 1980 के दशक में जब हम देखें तो 1980 में क्या हुआ, 1980 वाली जो स्थिति थी यह परिदृश्य बदल चुका था, जिससे भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है। जबकि यूगोस्लाविया के राजनीतिक दलों द्वारा सामुदायिक हितों को इस प्रकार उपस्थित किया गया कि उसे पूरा करना असंभव था। अतः देश का विखंडन हो गया। आज यूगोस्लाविया जो है एक अन्य राज्य के रूप में विश्व के मानचित्र से लुप्त हो चुका है। इस तरह से अब तीसरी बात हम करते हैं, तो तीसरा इसका जो आपका सामाजिक विभाजन के निर्धारक के तत्व होते हैं, इसका तीसरा खंड अगर हम बांटते हैं, इसमें एक सरकार का स्वरूप आता है। तीसरे खंड में तो सरकार के स्वरूप में हम देखेंगे कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के स्वरूप एवं दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। सरकार का स्वरूप जैसा होगा, सरकार का दृष्टिकोण देखने का
उसे अपने कार्य को करने का जो दृष्टिकोण होगा, भारत में यदि दलितों एवं पिछड़े वर्गों की मांगों को सरकार प्रारंभ से ही अस्वीकार करती रहती तो भारत भी संभवतः आज बिखराव की कगार पर होता। आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो पिछड़े जाति के थे, दलित जाति के थे, अगर उनके मांगों को सरकार नहीं मानती, नहीं समझ पाती, तो आज ये बिखराव की दशा में होता। और ऐसे बिखराव की दशा में होता कि भारत की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के आधार पर उनकी मांगों को समायोजित किया और उन्हें देश की मुख्य धारा के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ जोड़ने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया। अतः हम कह सकते हैं यहाँ कि यदा कदा यहाँ पे कुछ संघर्षों के बावजूद भारत के सामंजस्य कायम है और इसी प्रकार बेल्जियम में भी सभी समुदाय के हितों को सामुदायिक सरकार के समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर देश की एकता को अक्षुण्ण रखा गया। और देश की एकता जो है उसको अक्षुण्ण रखने में, जबकि हम एक अपने बगल के देश को देख लेते हैं, श्रीलंका की बात आती है कि श्रीलंका में देश की एकता के नाम पर तमिलों में स्वायत्त की मांग को कुचल दिया गया। और जब स्वायत्त की मांग को कुचला गया तो बल प्रयोग के आधार पर न्यायोचित मांग को दबाना प्रायः विभाजन को जन्म देता है। यानी किसी भी मांग को अगर बलपूर्वक दबाया जाए तो विभाजन का एक रूप करता है और विभाजन स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक सामान्य प्रक्रिया होता है। इस प्रकार से यह सामाजिक विभाजन को विभिन्न प्रकार से समायोजित कर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। फलस्वरूप हम देखेंगे कि कोई सामाजिक विभाजन एक निर्धारक सीमा से परे नहीं हो पाता है, क्योंकि आम लोग भी लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण और असंवैधानिक तरीकों से ही अपनी मांग उपस्थित करते हैं। निर्वाचन उन्हें अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए दबाव बनाने का अवसर प्रदान करता है और वे इसके समाधान का प्रयास करते हैं। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है, अर्थात लोकतंत्र की मजबूती यहाँ प्रदान होती है। इस तरह से हम देखें यहाँ सामाजिक विभाजन के निर्धारक के प्रमुख तत्व जो हुए। अब हम देखेंगे कि जाति और राजनीति आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में यह अक्सर देखा जा रहा है कि हमारी जो राजनीति है वह जाति से प्रेरित कैसे हो गई है, या जाति जो है राजनीति को कैसे प्रभाव में ला रही है, या जाति का प्रभाव राजनीति पर कैसे पड़ते जा रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक आधार जाति है। कतई इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जातिवाद संबंधी मान्यता सांप्रदायिकता की तरह इस सोच पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस विचारधारा के अनुसार एक जाति विशेष के लोग स्वाभाविक तौर पर सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, और जब सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं उनके हित भी समान होते हैं और अन्य जातियों के हितों से उनके हित कभी मेल नहीं खाते हैं। दूसरे जाति का जो हित होगा वैसे एक तरह के जाति वालों के हित से वो कभी मेल नहीं खाएगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम ऐसा नहीं देखते हैं। जो व्यवहारिक जीवन होता है उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। जातीय हितों पर उनमें अगर हम बात करें कि समानता, भले ही लोकतंत्र गैर राजनीतिक हितों के क्षेत्र में उसके हितों एवं अन्य जातीय समूहों में हम एकरूपता देखते हैं, और जैसे आर्थिक क्षेत्र में प्रायः हर जातीय समूह के जो भी जातीय समूह होता है उसके अंतर्गत धनी और गरीब होते हैं। गरीब लोगों को प्रायः प्रत्येक जातीय समूह के लोगों के सानिध्य संभव होता है। जहाँ तक हम भारत के जाति व्यवस्था के प्रादुर्भाव का प्रश्न यहाँ खड़ा करते हैं कि उसका प्रश्न क्या है, इसकी शुरुआत वैदिक काल से ही मानी जाती है। जाति प्रथा है, जातिवाद है, यह वैदिक काल से ही माना जाता है। जैसे वैदिक काल में आपने देखा है कि 4 प्रकार की जातियाँ होती थी। 4 तरह की जातियाँ में जो आपका 4 होता था, ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय होता था, वैश्य होता था और शूद्र होता था। ये 4 प्रकार की जातियाँ थी उस समय। तो वैदिक काल में ही धर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित की गई थी, और हम इसी प्रकार की मान्यता का प्रतिपादन प्लेटो जो महान दार्शनिक हैं, प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य में किया था। कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना किया था उसमें उसने जाति का भी वर्णन किया था। उसने अपनी मान्यता के अंतर्गत यह स्पष्ट किया था कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार के तत्व होते हैं। जो भी व्यक्ति हो उसमें 3 तरह के
तत्व होते हैं। प्लेटो महोदय का कहना था विवेक, साहस और क्षुधा, ये तीन कौन से बात होते हैं? विवेक होता है, साहस होता है और क्षुधा होता है। इसी आधार पर उसने तीन सामाजिक वर्गों, दार्शनिक, शासक, सैनिक एवं उत्पादक वर्गों की चर्चा भी की थी अपने पुस्तक में। बाद में चलकर भारत यही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। एक बड़े विरोध के अंतर्गत विभिन्न जातियां या उपजातियों का विकास होना शुरू हो गया भारत में। लेकिन इस प्रकार जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना का दीर्घकाल से आधार भी रहा है। लेकिन जाति भारतीय सामाजिक संरचना का एक आधार है और इस आधार के रूप में कहा जा सकता है कि यह एकमात्र अथवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार नहीं है। यह जाति एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार नहीं माना जाएगा, क्योंकि लैंगिक एवं सामाजिक आधार पर सामाजिक विभिन्नता एवं असमानताएं किसी न किसी रूप में विश्व के प्रत्येक समाज में कायम है। इसी प्रकार प्रयास कोई पेशा हो, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार का श्रम विभाजन भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन भारत में वर्तमान जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी रूप है। विश्व के अन्य समाजों में वर्तमान सामाजिक असमानताओं से भारतीय जाति व्यवस्था एक खास अर्थ में भिन्न है और भारत में जाति पर आधारित सामाजिक संरचना को पेशा पर आधारित वंशानुगत विभाजन की जो निरूढ़ी बनी हुई है, एक तरह का पुरानी रीति रिवाज बनी हुई है कि स्वीकृति भी प्रदान करता है किसी जाति समूह के विभिन्न लोग जैसे एक ही पेशा अथवा उससे मिलते जुलते पेशे के ही होते हैं। इस प्रकार एक पेशा जो होता है से संबंध लोगों को एक खास समुदाय में माना जाता है। एक तरह के खास पेशे में काम करने वाले लोगों को एक अलग समुदाय में माना जाता है। उनके धर्म या उनके मध्य में, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे लकड़ी का काम करने वाले लोग बढ़ई समुदाय के माने जाते हैं, उसी तरह उनके मध्य में जैसे बेटी रोटी का संबंध होता है, उनके मध्य शादी विवाह खाना पीना का संबंध रहता है। अन्य जातीय समूह में उनकी बच्चियों अथवा बच्चों की शादी नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन में उनका पांत में बैठकर अन्य जातियों के लोग भोजन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होता है, जातीय पृष्ठभूमि होता है, उसमें दूसरे जाति के लोग नहीं बैठ सकते हैं। यह भारत में एक तरह के बनाई गई मान्यताएं हैं और मान्यताएं हर जातियों के साथ इसी तरह की लागू होती है। भारतीय सामाजिक संरचना का मूल आधार वर्ण व्यवस्था है। यह वर्ण व्यवस्था जाति समूह में भेदभाव और उनमें एक दूसरे से अपने को अलग मानने की भावना पर भी आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार भी देखने के लिए मिलता है। इसका वर्णन पूर्व की कक्षा यानी 9 वर्ग में आप पढ़ चुके हैं कि उसकी पुस्तक में दर्ज की गई है और आपको बताया भी गया है। अतः ज्योतिबा फूले का नाम आपने सुना है, महात्मा गांधी का नाम सुना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम सुना है और पेरियार रामास्वामी नायकर का भी नाम सुना है। जैसे इन लोग जैसे राजनेताओं के माध्यम से कई समाज सुधारकों ने जातिगत व्यवस्था को समाप्त करने पर काफ़ी हद तक बल दिया, बहुत मजबूत प्रयास किया और एक जातिगत भेदभाव रहित समाज की व्यवस्था करने पर उन लोगों ने काफ़ी कार्य भी किया और उस दिशा में कुछ सफलताएं भी बहुत हद तक सामने आई। इस राजनीतिक नेताओं एवं समाज सुधारकों के प्रयासों और इनके अलावा राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए तो भारत में जातीय संरचना एवं जाति व्यवस्था में शिथिलता भी आई है और देश में हुए राजनीतिक परिवर्तन जैसे प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का समान अधिकार दिया गया, आर्थिक विकास का अवसर मिला, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप शहरीकरण का विकास हुआ, शैक्षिक क्षेत्र में विकास हुआ, इच्छा अनुसार किसी पेशे को अपनाने का अधिकार दिया गया, जमींदारी प्रथा जो था उसका उन्मूलन किया गया और तो और इसके फलस्वरूप वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा की प्राचीन रूढ़िवादी मानसिकता में परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ। शहरी क्षेत्र में तो जाति व्यवस्था किस है, उसकी जाति क्या है, ट्रेनों एवं बसों के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति किस जाति की है, इन बातों पर का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं,
संसद में कानून जो बनाया गया, कानून बनाकर छुआछूत को दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया। जैसे पीछे भी हम जिक्र किए हैं पहले सीरीज में कि अनुच्छेद 15 में यह वर्णन किया गया है कि सभी लोग समान हैं। 15 और 19 का जो जिक्र मैंने किया था, तो इस तरह से अपराध दंडनीय घोषित किए गए। पूजा स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों इत्यादि में प्रवेश करने के लिए या प्रवेश पूर्व की को जातीय आधार पर पाबंदी को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार जातिगत आधार पर सामाजिक भेदभाव के कारण उत्पन्न जो अन्याय हुए, जो अन्याय को समाप्त करने का प्रावधान संविधान के अंतर्गत प्रयास किया गया। लेकिन जातिगत संरचना का आधार पूर्ण समाप्त नहीं हुआ है। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। जाति व्यवस्था से संबंधित कुछ प्राचीन मान्यताएं आज भी हमारे समाज में देखने के लिए कायम है। और आज भी लोग अपने लड़कों और लड़कियों को शादी प्राय अपने ही जाति के अंतर्गत ही करते हैं। सिर्फ शिक्षित एवं निश्चित रोजगार प्राप्त युवक द्वारा ही अंतर्जातीय विवाह किया जा रहा है। लेकिन वैसे युवक या युवतियों की संख्या आज अत्यधिक सीमित है, यानी इसकी संख्या नहीं के बराबर है कि जो दूसरे जाति में विवाह करने की प्रथा अपनाए हुए हैं। अब हम बात करें कि इस तरह अगर हम देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी यह व्यवस्था पूरी तरह से कायम हुई है। जातीय संरचना की एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातिगत समूह लाभदायक स्थिति में रहे हैं, तो कुछ ऐसे समूह हैं जिनके साथ अन्याय होता रहा है, उन्हें दबा कर रखा गया है। शुरू में भी रखा गया था और आज भी दबा के रखा गया है। इसका प्रभाव आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। प्राचीन समय में जिस जातीय समूहों में पठन पाठन की परंपरा कायम थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उनकी ही वर्चस्व एक प्रकार से कायम था। जिन जातियों को अतीत में शिक्षा से वंचित एवं उपेक्षित रहना पड़ा, वे भी आज स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। इसी तरह का परिणाम है कि शहरी क्षेत्र में अग्रणी जातियों के मध्यम वर्गीय लोगों के अनुपात पिछड़ी जातियों की तुलना में कहीं अधिक देखने के लिए मिलता है। अब इस तरह से हम आगे देखते हैं, एक चौथा खंड भी हम यहाँ चर्चा करेंगे इसके साथ साथ कि राजनीति में जाति कैसे आती है। ये तो हो गया जाति में राजनीति, लेकिन राजनीति में जाति कैसे आती है, चौथे खंड पे भी हम विचार करते हैं कि राजनीति में जाति। तो राजनीति में जाति की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि राजनीति में जाति कैसे आती है। तो इस क्रम में एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि जाति प्रथा तो सामाजिक भेदभाव या अन्याय का संबंध रहा है, तो इसका राजनीति में क्या संबंध है। इस क्रम में यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता की तरह राजनीति इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र प्रमुख आधार बना हुआ है। इस मान्यता के अनुसार एक जाति विशेष के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, और जब सामुदायिक समूह का निर्माण करते हैं वहाँ उनके सामाजिक हित भी समान होते हैं। जातीय आधार पर निर्मित कुछ समुदायों में उनका हित सर्वथा भिन्न देखने के लिए मिलता है, और जब उनका हित भिन्न होता है लेकिन व्यवहारिक तौर पर इस प्रकार का विचार सही प्रतीत नहीं होता है। क्यों सही प्रतीत नहीं होता है? क्योंकि अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जाति सामाजिक जो होता है जीवन का एक पहलू अवश्य है, लेकिन यह एकमात्र पहलू नहीं है। इसी प्रकार जाति सामाजिक जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। फिर हम देखेंगे कि जहाँ एक राजनीति में जाति की भूमिका का प्रश्न खड़ा होता है वहाँ अनेक प्रकार की भी हो सकती है, और यह कई रूप ले सकते हैं, कई रूप को भी ले सकते हैं। प्रथम बात अगर हम करें सबसे फर्स्ट रूप में, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो होता है, कई राजनीतिक दल एक साथ सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं। निर्वाचन के समय इन दलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य चुनावी सफलता प्राप्त करना होता है, और वे इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि निर्वाचन के फलस्वरूप या निर्वाचन की सफलता में, इसके सफलता की प्राप्ति के लिए उन्हें अवश्य मत प्राप्त हो जाए। अतः जब राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचित या निर्वाचन में उम्मीदवारों का चयन किया जाता है तो वे उस निर्वाचन क्षेत्र की जातीय संरचना का ध्यान रखते हैं। आप देखेंगे किसी पार्टी का टिकट भी मिलता है तो जातीय संरचना का ध्यान वहाँ रखा जाता है।
ताकि जातीय आधार पर वे अधिक से अधिक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त कर सके। इस क्रम में 1967 ईस्वी में निर्वाचन में बिहार में प्रायः एक नारा सुनने को मिला था। आप सुने होंगे 1967 में एक नारा बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित था। यह नारा वोट और बेटी जाति को, वोट और बेटी जाति को, ये नारा आपने सुना होगा कि अगर वोट भी देना है तो अपने जाति को दो, बेटी भी देना है तो अपने जाति को दो। आप समझ रहे हैं। फिर आगे के दौर में आने के बाद नारा कुछ और बदल गया। लालू यादव के सरकार में कुछ और बदल गया, नीतीश सरकार के में कुछ और बदल गया। आप देखेंगे कि समय बीतते चला गया, लेकिन यह रूप नहीं बदला, जाति का प्रभाव नहीं बदला, जाति का प्रारूप नहीं बदला। यह देखने के लिए अक्सर मिलता है। तो इस तरह से यह नीचे ही मतदान के जातिगत आधार को इंगित करता है। निर्वाचन की समाप्ति के बाद जब सरकार का निर्माण किया जाता है तो राजनीतिक दलों द्वारा इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि यह प्रयास किया जाता है कि उनके सार्थक जातियों की काबिलों यानी जो कबीलों को अधिक से अधिक स्थान मंत्रिपरिषद में प्राप्त हो सके। दूसरा बात हम देख पाते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा अपने उम्मीदवारों के समर्थन के लिए जातीय भावनाओं को उकसाया जाता है। जैसे 1967 में चतुर्थ निर्वाचन के समय में, यह चौथी बार जब निर्वाचन हुआ था, एक राजनीतिक दल द्वारा यह नारा दिया जा रहा था कि बछवाड़ा से दिघवाड़ा तक यादव राज बनाएंगे। आप समझ रहे हैं इस नारे का मतलब कि बछवाड़ा से दिघवाड़ा तक यादव राज बनाएंगे। ऐसा नारा 1967 में यानी चतुर्थ चुनाव में दिया गया था। कुछ दलों को कुछ खास जातियों के समर्थन अवश्य मिल जाते हैं, यानी कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको कुछ खास जातियों का समर्थन तो अवश्य मिल जाता है, लेकिन ये सब बातों को सुनने से आप अपने मन में भी एक विचार पैदा कर सकते हैं कि आखिर में यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी कहाँ जा रही है। तीसरी बात अगर हम देखते हैं कि सार्वभौम व्यस्क मताधिकार तथा एक व्यक्ति एक मत व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को लामबद्ध कर उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसके फलस्वरूप अगर हम बात करें कि विभिन्न जातियों के लोगों में एक विशेष प्रकार की चेतना जागृत हुई है। उन्हें इस व्यवस्था के लागू होने से पहले तक निम्न वर्ग को माना जाता था, अब उन जातियों को उपेक्षित मानने वाले लोगों की बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप हम यह भी देख रहे हैं कि उनमें नवीन राजनीतिक चेतना जागृति हुई है। ये अगड़ी जातियों के लोगों की तुलना में अब अधिक सक्रिय होकर मतदान में भाग ले रहे हैं। इस क्रम में एक दूसरा विचारणीय प्रश्न सामने आता है कि क्या भारतीय राजनीति को सिर्फ जाति का खेल माना जाए? क्या यह जाति के खेल के अलावा कुछ नहीं है?